मंत्री ने कहा है कि हैदराबाद से क्षेत्रफल में सिंगापुर छोटा है, लेकिन विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 8 साल से तरक्की कर रहा है। तेलंगाना देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश की जीडीपी में 5% हिस्सेदारी तेलंगाना की है। तेलंगाना 4.6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहुंच गया है। यह पता चला है कि हम नवोन्मेष, बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने हैदराबाद में अपना दूसरा सबसे बड़ा परिसर स्थापित किया है। केटीआर ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम 4 साल के भीतर पूरी हो गई है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य शानदार प्रगति कर रहा है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि क्षेत्रफल के लिहाज से सिंगापुर हैदराबाद से छोटा होगा। मंत्री केटीआर ने HICC हैदराबाद में डिकोड द फ्यूचर विषय पर NHRD द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद मंत्री केटीआर ने कहा है कि सभी छोटे देश ब्रांडेड उत्पादों के ब्रांड हैं। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद से छोटे देश सिंगापुर की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन है। हर सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा है कि जहां राष्ट्रीय औसत केवल 1.40 लाख रुपए है, वहीं तेलंगाना की राजधानी 2014 में 1.24 लाख थी और अब 2.78 लाख है। मंत्री ने कहा है कि तेलंगाना 4.6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि जीडीपी में तेलंगाना का योगदान 5% है। हम इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के इन 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। 15 दिन से अधिक होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 75 साल में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इंडस्ट्री में 21 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स आई है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में 1/3 वैक्सीन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद वैक्सीन कैपिटल है और IT और कृषि का विकास हर साल बढ़ रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि मिशन भगीरथ के माध्यम से सभी को पानी मिलेगा। हमने दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम का निर्माण किया। केटीआर ने इस अवसर पर टिप्पणी की है कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना जल्द ही 15 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा। Uber, Micron, ServiceNow, Qualcomm, Novartis, all of their second largest campuses in the world, Medtronics, second largest campuses in the world, are in this city of Hyderabad, in Telangana. Did you know that we produce 1/3 of world vaccines from this brilliant city of ours, Hyderabad? We are the vaccine capital of the world, not India. We produce 40% of pharmaceuticals for India. We also produce 1/3 of vaccines for the world. So this growth story that I was just talking about, of how well Telangana has done, not just in industry. While industry has been growing, Telangana's environmental goals also have not been compromised on. 7.7% is the growth of green cover in Telangana in the last 7 years, highest in the country. So this is the kind of well-rounded development I was talking about. Industry not at the cost of environment. IT has been growing. Our IT exports were 57,000 crores in 2014. As of last year, they rose to 1,83,000 crore. IT has been growing, but so has agriculture. Our agriculture has grown at 119%. Our paddy production in 2014 was 68 lakh metric tons. In 2022, it rose to 3.5 crore metric tons. We are the only state in India to have completed an amazing drinking water project of providing a potable drinking water connection to each and every one of our 1 crore homes, even before the government of India woke up, under a project called as Mission Bhagirath. In 75 years, we were the first state in India who had accomplished that. While drinking water has been taken care of, let me also indulge you for a minute. Those of you who are trigger happy, I request you to pull out your phones for a minute. Please do. Please Google. World's largest lift irrigation project. मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी एक सेवा उन्मुख गैर लाभकारी संगठन है। मंत्री हरीश राव ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, निरंजन रेड्डी और प्रशांत रेड्डी के साथ राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी के नए छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी द्वारा स्थापित शैक्षिक समाज के विस्तार के क्रम में मंत्रियों ने कहा है कि नए भवन का शिलान्यास कर उन्हें खुशी हो रही है।
तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने गुरुवार को राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी RBVRR में एक नए छात्रावास भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए हरीश राव ने कहा है कि उन्हें राज बहादुर वेंकटराम रेड्डी द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान के विस्तार कार्यों की आधारशिला रखने में प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गरीब ग्रामीण युवाओं को कम कीमत पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान और छात्रावास परिसर स्थापित करने के लिए बुडवेल में 15 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की। राज बहादुर वेंकटराम रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी एक सेवा उन्मुख गैर लाभकारी संगठन था जो गरीब ग्रामीण युवाओं विशेषकर लड़कियों के लिए सेवाएं प्रदान करता था। अपनी उच्च शिक्षा का पीछा करते हुए हरीश राव ने याद किया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत PV नरसिम्हा राव, दिवंगत श्री P रवि नारायण रेड्डी, पूर्व केंद्रीय मंत्री S जयपाल रेड्डी, न्यायमूर्ति A सीताराम रेड्डी, न्यायमूर्ति BV जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस महान शैक्षणिक संस्थान में अपनी पढ़ाई की थी। शहर में लगातार हो रही आग पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने प्रतिक्रिया दी। अवैध रूप से गोदाम संचालित करने वालों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह सभी के लिए अंतिम चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में अवैध व्यावसायिक भवनों और गोदामों की पहचान की जाएगी। शहर में ऐसे हजारों हैं। चेतावनी दी गई थी कि आग से प्रभावित गोदाम को ढा दिया जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार शहर में 25,000 अवैध भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि सभी अवैध ढांचों को रातों रात गिराना संभव नहीं है, उचित नहीं है। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि वह यह देखेंगे कि नवगठित राज्य की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि वह तेलंगाना और पांडुचेरी राज्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन ने तारनाका में NIN स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। So Telangana is a newborn state, so I can handle it. So when I was given an additional charge of Puducherry to manage the administration at Puducherry, same critics came forward and asked, okay, she managed Telangana, how she is going to manage Puducherry? Again I told, as a gynecologist, I can manage if a singleton is born, I can manage if twin babies are also born. So that confidence is given to me by my profession and my career as a gynecologist. So as doctors, even during the COVID, because of the doctors and because of the awareness and because of they were facing the challenges. So only when some of the doctors were admitted during COVID here, when the doctors were on panic, I wore PPE and went to the hospitals and gave hope to them so that they are the saviors. And because of that, most of the doctors gained confidence. So a doctor, governor is wearing the PPE and coming to the hospital. So we have to be more courageous because we have the support of the governor itself. So that is the message. So whatever may be the situation, my appeal is making the people aware, because even now it's a 130 crore population and we are very happy, I am very confident that we have taken our indigenous vaccination, which was the dream of like medical students during our medical student days. We used to be longing for the vaccines to be imported from other countries. But now we are very happy and proud that we have taken our vaccination, and our vaccination has been administered in more than 150 countries and we have exported our vaccine. इटेला राजेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार झूठा प्रचार कर रही है कि राज्य सरकार हर तरह से विफल रही है। केसीआर ने कहा है कि राज्य की आबादी 4 लाख है तो 5 लाख करोड़ उधार लेने का श्रेय केसीआर को है। उन्हें अपनी गणनाओं पर चर्चा करने के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि 13 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने केटीआर और हरीश राव को झूठी बातें कहने पर चुनौती दी है कि मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं और अगर वहां गणना पर चर्चा में आने की हिम्मत करते हैं तो मैं कहता हूं कि सामने आए। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वह विदेश में और अंग्रेजी में ना पढ़े, लेकिन वह
दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि तेलंगाना आंदोलन में उन्होंने जो कहा, अगर वह कहेंगे तो लोग उन पर विश्वास करेंगे। आरोप है कि अगर राज्य के आने तक कर्ज जीएसडीपी का 15% था तो 2020 से 2021 तक यह करीब 300% तक पहुंच गया है। 2014 में अगर कर्ज जीडीपी का 50.1% था तो 2021 में यह सिर्फ 48% था। उन्होंने पूछा है कि एनसीडीसी, आरईसी, नाबार्ड और पीएफसी से कर्ज कहां से लिया गया। आरोप लगाया गया है कि इस सरकार पर 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में एक व्यक्ति पर औसतन कर्ज 1,25,000 रुपए है। विधायक इटेला राजेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केसीआर देश में सबसे खराब शासन कर रहे हैं। यादव वाहक साधना समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेकाला रामुलु यादव ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यादव निगम अपनी जान देने को तैयार है। रामुलु यादव ने कहा है कि हमारा सामाजिक वर्ग यादवों को विधानसभा में सम्मान अवसर देने वाली पार्टियों का ही समर्थन करेगा। यादव वाहक साधना समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेकाला रामुलु यादव ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यादव निगम अपनी जान देने को तैयार है। रामुलु यादव ने कहा है कि हमारा सामाजिक वर्ग यादवों को विधानसभा में सम्मान अवसर देने वाली पार्टियों का ही समर्थन करेगा। विधायक सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि वाईएस शर्मिला का मार्च केवल भड़काऊ राजनीति के लिए है। वह सीएम केसीआर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों से नाराज थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस तरह के ओछे शब्दों से उन्हें उकसाया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। विधायक सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि वाईएस शर्मिला का मार्च केवल भड़काऊ राजनीति के लिए है। वह सीएम केसीआर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों से नाराज थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस तरह के ओछे शब्दों से उन्हें उकसाया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। दिल्ली शराब घोटाले में एक अहम मोड़ आया है। दूसरी चार्जशीट आज प्रवर्तन निदेशालय ने दाखिल की। कुल 17 लोगों को आरोपित किया गया है। इसने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वाईसीपी सांसद मगुनता श्रीवासलू रेड्डी और बीआरएस एमएलसी कविता के नाम दर्ज किए गए हैं। अभिषेक बयन पल्ली, अमित अरोड़ा, शरद चंद्र रेड्डी, विजय नायर, विनय बाबू का ओगोली रेस्टोरेंट, ट्राइटेन लिमिटेड, पिरामिड रिजल्ट, पॉपुलर स्पिरिट, अवंतिका कंस्ट्रक्शंस, केएस जयम स्पिरिट, बड़ी रिटेल्स स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन, आर्मो के नाम का भी उल्लेख है। मिक्स इको सिस्टम दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार किया। सुनवाई 23 फरवरी के लिए स्थगित कर दी गई है। मामले में आरोपियों को नोटिस जारी किए गए हैं। ईडी ने कविता का नाम शराब घोटाले के तहत जांच की गई सूची में शामिल किया गया है। साथ ही सबूत नष्ट करने वालों की लिस्ट में भी जिक्र है। कविता ने 10 फोन बदलने का दावा किया है। ईडी ने चार्जशीट में जिक्र किया है कि साउथ ग्रुप में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसने कहा है कि अभिषेक से विजय नायर को 30 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने दिल्ली शराब घोटाले पर प्रतिक्रिया दी। दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जांच में तेजी लाई जाए। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने दिल्ली शराब घोटाले पर प्रतिक्रिया दी। दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। जीएचएमसी और वाटर बोर्ड ने राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,770 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव भेजा है। जीएचएमसी के वित्त विभाग के सरकार से ओवरब्रिज सड़कों और नहरों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित करने को कहा है। दूसरी ओर अधिकारियों ने शहर में मेट्रो के दूसरे चरण की फंडिंग के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। फरवरी के पहले सप्ताह में पेश होने वाली केंद्र और राज्य सरकार की योजना से शहर वासियों को काफी उम्मीदें हैं। 3 साल पहले जीएचएमसी ने 1850 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर 5 साल के लिए शहर की 812 किलोमीटर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सीआरएमपी को अनुबंधित किया था। अब तक 950 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जीएचएमसी ने पहले ही मंत्री केटीआर के आदेशों के अनुसार दूसरे चरण में सीआरएमपी के तहत और 800 किलोमीटर सड़कों को लाने का प्रस्ताव दिया है।
जीएचएमसी ने सरकार से परियोजना के पहले चरण को पूरा करने और परियोजना के दूसरे चरण की लागत के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करने को कहा है। 2 साल से भी कम समय पहले एक रणनीतिक नाली विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। बल्दिया ने उन कार्यों के लिए बैंक से 650 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और इसने दूसरे चरण के लिए 2400 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए हैं। अधिकारियों ने सरकार से नाला को 300 करोड़ रुपए देने को कहा क्योंकि बैंक से दूसरा कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। 7 साल से भी कम समय पहले 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रणनीतिक सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। जीएचएमसी ने सरकार से 3,000 करोड़ रुपए के चल रहे कार्यों और एसआरडीपी के दूसरे चरण के कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद मांगी है और जबकि लिंक सड़कों का काम वर्तमान में विभिन्न चरणों में है, इसमें तेजी लाने के लिए 200 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने मुंसिपल पुल, 2 बेडरूम पार्क और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन करने के लिए सरकार को अनुमति लागत करने की सूचना दी है। अधिकारी जीएचएमसी को वित्तीय आश्वासन देना चाहते हैं जो कर्मचारियों को मासिक वेतन के भुगतान और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को नकद लाभ के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस बार के केंद्रीय बजट में हैदराबाद के विकास के लिए धन आवंटन पर काफ़ी उम्मीदें हैं। चूँकि यह एक चुनावी वर्ष है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि बजट में उचित प्राथमिकता दी जाएगी। हैदराबाद के लिए मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए 8,453 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। पहले चरण में शेष समायोजन लागत निधि में 252 करोड़ रुपए का अनुरोध किया गया है। यूपीए सरकार के दौरान घोषित ITIR देने को कहा गया है। राज्य सरकार ने मेट्रो रेल के दूसरे चरण में 3 रूटों को मंजूरी दी है। इसमें राज्य सरकार ने रायदुर्गम से शमशाबाद हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 6,250 करोड़ रुपए की लागत वहन करने का निर्णय लिया और शिलान्यास भी किया है। राज्य सरकार ने केंद्र से बाकी 2 रूटों के लिए फंड देने को कहा है। BHEL से लकड़ी का पुल वाया कोंडापुर तक 26 किलोमीटर, नागौल से LB नगर तक 5 किलोमीटर, 31 किलोमीटर की कुल लागत 8,453 करोड़ रुपए है और इस हद तक राज्य सरकार ने बजट में राशि आवंटित करने के लिए DPR समेत प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं। शहरवासी चाहते हैं कि MMTS का दूसरा चरण तत्काल पूरा किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जल्दी रेल बजट पेश किए जाने को देखते हुए शहर के सभी सांसद इस संबंध में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की अपील कर रहे हैं और MMTS का दूसरा चरण 95 किलोमीटर के लिए 816 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किया गया था और बताया जा रहा है कि कार्यों में हो रही देरी की वजह से अब अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए पहुंच गई है। रक्षा मंत्रालय की जमीन पर सनतनगर मलाली के बीच बनने वाली दूसरी लाइन यानी 21 किलोमीटर की कुल लंबाई को छोड़कर बाकी सभी काम और इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं और जुड़वा शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मांग है कि राज्य शहर के सांसद बजट बैठकों में इन कामों को पूरा करने पर जोर दें। स्थानीय सांसद रेवंत रेड्डी और सिकंदराबाद के सांसद केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी इस दिशा में प्रयास की मांग कर रहे हैं। आने वाले बजट में जल निकाय ने सरकार के सामने बड़े बड़े प्रस्ताव रखे हैं और जलापूर्ति सीवेज सिस्टम का विकास, नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए हुए कर्ज के भुगतान के लिए कुल 5,970 करोड़ रुपए की राशि आगे रखी गई है। इसने गोदावरी कृष्णा के 3 चरणों के लिए मूल पुनर्भुगतान और वार्षिक ब्याज के रूप में 700 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया है। सुनकी शाला परियोजना के कार्यों के लिए 1400 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। अन्य 1400 करोड़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों के लिए प्रस्तावित किया गया है। आउटर रिंग रोड के फेज 2 में पेयजल नेटवर्क और जलाशयों का काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, चरण 1 में किए गए कार्यों के भुगतान के लिए 170 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।
पुरानी बसी जोन 3 में सीवेज सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। इसके अलावा कई विकास कार्य हैं। गुंटूर जिले के पिदुगुर्लाला कस्बे में स्नेहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया गया है। इस अस्पताल का उद्घाटन YSRCP आंध्र प्रदेश BC डिवीजन के अध्यक्ष और विधान परिषद सचेतक जंगा कृष्णमूर्ति ने डॉक्टर गुर्रम कृष्णकांत के साथ किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर गुर्रम कृष्णकांत की जोड़ी को बधाई दी। कम खर्च में बच्चों को अच्छा इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्नेहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का खुलना सराहनीय है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रम्या हरिक सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने शिरकत की। मास्टर माइंड्स में हम छात्रों को इस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि वे सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच सके, मास्टर माइंड्स के डायरेक्टर मोहन ने कहा। मास्टर माइंड के छात्र बी लक्ष्मी प्रसन्ना को CMA फाउंडेशन परिणाम में सम्मानित किया गया है। जैसे ही छात्र ने 400 में से 380 अंक प्राप्त किए, उन्होंने अपने माता पिता और माइंड्स टीम के सदस्यों को धन्यवाद दिया। मास्टर माइंड्स में हम छात्रों को इस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि वे सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच सके, मास्टर माइंड्स के डायरेक्टर मोहन ने कहा। मास्टर माइंड के छात्र बी लक्ष्मी प्रसन्ना को CMA फाउंडेशन परिणाम में सम्मानित किया गया है। जैसे ही छात्र ने 400 में से 380 अंक प्राप्त किए, उन्होंने अपने माता पिता और माइंड्स टीम के सदस्यों को धन्यवाद दिया। MMRPS के संस्थापक अध्यक्ष मंदाकृष्णा मादिगा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अनाथों के कल्याण के लिए एक व्यापक अधिकार कानून लाने के लिए KCR को एक खुला पत्र लिखा है। तेलंगाना राज्य में लगभग 10 लाख अनाथ है। 2 किश्तों में कोरोना के प्रकोप के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी मदद करे। मंदाकृष्णा ने मांग की है कि राज्य सरकार को अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए एक विशेष नीति की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि भले ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और IT नगरपालिका प्रशासन मंत्री के तारक रामा राव ने विशेष नीति के बारे में कई वादे किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि सरकार अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए प्रक्रियाओं की घोषणा करेगी और विशेष पहचान पत्र, KG से PG तक मुफ्त शिक्षा आदि के मुद्दों को स्पष्ट करेगी। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने ग्रुप 4 की परीक्षाओं की तारीख को अंतिम रूप दे दिया गया है। परीक्षा 1 जुलाई को कराने की घोषणा की गई है। 2 पालियों में 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक सामान्य अध्ययन और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक सचिवीय कौशिक परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा OMR सिस्टम से कराई जाएगी। पिछले साल दिसंबर में TSPSP ने राज्य भर के विभिन्न विभागों में 8,180 ग्रुप 4 के रिक्त पदों को भरने की नोटिफिकेशन जारी किया था। लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी थी। TSPSC ने इसे 3 फरवरी तक बढ़ा दिया है। ग्रुप 4 की नौकरियों के लिए अब तक 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। समाचार समाप्त करने के पूर्व मुख्य समाचार फिर एक बार।